नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे आज दिन भर की बड़ी खबरें, वो भी पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं अदिति अवस्थी। नमस्कार। आज सुबह करीब 4 घंटे की बारिश में दिल्ली डूब गई। जगह जगह पानी भर गया, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। एम्स के पास अंडरपास में करीब 2 फीट तक पानी भर गया, गाड़ियां फंस गईं। लोधी रोड भी पानी से लबालब रहा। कुछ ऐसा ही हाल सरोजनी नगर में भी देखने को मिला। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबी रहीं। सबसे ज्यादा खराब हालात एम्स में रहे। अंडरपास में पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां खराब हो गईं, कई ऑटो भी खराब हो गए, बाइक रुक गईं। जो पैदल गुजर रहे थे उन्हें पानी में डूबकर और रेलिंग का सहारा लेकर सड़क पार करनी पड़ी। लोगों को पानी में उतरकर गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग गाड़ियों को पानी से निकालने के लिए 100 रुपए तक मांगने लगे। एम्बुलेंस फिलहाल यहाँ पानी में अटक गई है। बस जा रही है तो किस तरह की लहरें बन रही हैं, आप ये देख सकते हैं। ये स्मार्ट दिल्ली का हाल है। पानी लहरों पे चल रहा है। आपने उड़ता पंजाब देखी, लेकिन आज तैरता हुआ दिल्ली देखिए आप। सरोजनी नगर में भी सड़कों पर पानी भरने के बाद कई गाड़ियां रुक गईं। सबसे ज्यादा मुश्किल बाइक सवारों को हुई। लोग पानी में डूबकर बाहर निकलने को मजबूर हुए। आईटीओ में भी लोग सड़कों पर पानी भरने की वजह से परेशान हो गए। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा होने की वजह से गाड़ियां खराब हो गईं। बीच सड़क पर मैनहोल से पानी निकलने के बाद और पानी जमा हो गया। दफ्तर और दूसरे जरूरी काम से निकले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरे को हाईकोर्ट जाना था, मेरे मैटर लगे हुए हैं, लेकिन 1.5 घंटे से मैं पीछे इस पानी की वजह से जाम में फंसा हूँ। और ये जाम पीछे 4 किलोमीटर से लगा हुआ है। वैसे तो चालान काटने को आ जाएंगे, पर जैसे टाइम तनाते पुलिस वाले। वेलकम से आ रहा हूँ मैं, 3 घंटे हो गए मुझे। राजा गार्डन के पास सड़कों पर जमा पानी डीटीसी की बस में घुस गया। इस दौरान बस में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। भारी बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 24 फ्लाइट्स लेट हो गईं। 11 फ्लाइट्स दिल्ली से उड़ान भरने वाली थी, 13 लैंड करने वाली थी। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश की आशंका जताई है। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 5 लोग घायल हो गए। जी न्यूज की कई रिपोर्ट्स ने बारिश के बाद ट्रैफिक जाम और वाटर लॉगिंग से बंधक बनी दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरों को कैमरे में रिकॉर्ड किया। सबसे खराब हालात दिल्ली के एम्स में रहे, जहां गाड़ी, बाइक, बस सब डूब गए। ये एम्बुलेंस फिलहाल यहाँ पानी में अटक गई है। बस जा रही है तो किस तरह की लहरें बन रही हैं, आप ये देख सकते हैं। ये स्मार्ट दिल्ली का हाल है। पानी लहरों पे चल रहा है। आपने उड़ता पंजाब देखी, लेकिन आज तैरता हुआ दिल्ली देखिए आप। दिल्ली के आईटीओ में बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। बेहद अहम यह रास्ता है और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी गाड़ियों की पार्किंग लाइट आपको ऑन नजर आएगी। यहाँ पर लंबी कतार जो है वो लग चुकी है गाड़ियों की। दिल्ली के बहरो मार्ग पर भी सड़कों पर पानी जमा हो गया। जो 2 व्हीलर हैं वो इस पानी के बीच में नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन जो 4 व्हीलर हैं वो चल तो पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो रफ्तार है वो बेहद धीमी है, जिस वजह से जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली के सराय काले खां में बारिश के बाद जैम के हालात हो गए। 4 लेन का जो रास्ता है वो लगभग 2 लेन में तब्दील हो गया है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि आप जैसे ही नजर घुमाएंगे और सामने की ओर देखेंगे तो आपको एक लंबी कतार दिखाई देगी वाहनों की। नोएडा में भी हालात खराब रहे। फिल्म सिटी में सड़कों पर हर ओर पानी भर गया। गाड़ियों को देखिए जिसमें लोग पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, बाइक्स पे आ रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद पैदल चलकर इस दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। तमाम जगहों पर यही हाल है। अच्छा, सुबह 8 बजे के बाद दिल्ली में कई इलाकों में काले बादलों की वजह से अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। दिल्ली के साथ एनसीआर भी जोरदार बारिश के बाद पानी पानी हो गया। गुरुग्राम में सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई बारिश लगातार 4 घंटे तक जारी रही। सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में घुस गया। फरीदाबाद में भी बारिश के दौरान दिल्ली मथुरा रोड के पास कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों को घरों में घुस चुके पानी को बाहर निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी।
गाजियाबाद में भी हालात बेहद खराब रहे। विजयनगर और प्रताप विहार को बाकी शहर से जोड़ने वाले गौशाला अंडरपास में पानी भर गया। गुरुग्राम में सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से जैम के हालात बन गए। गुरुग्राम के राजीव चौक के पास गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। नोएडा में भी सड़कों पर पानी भरने के बाद लोगों को काफी मुश्किल हुई। सेक्टर 22 में हालात बेहद खराब रहे। इसके अलावा कई रिहायशी और पॉश कॉलोनियों में भी पानी भर गया। बच्चे स्कूल जाने के लिए पानी के बीच में से होकर के निकल रहे हैं। किस कदर यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो जमा है और घुटने घुटने तक पानी है। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड, हीरो होंडा चौक, हुडा सिटी सेंटर और एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। पिछली बार के जाम से सबक लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त लेन में चलने की सलाह दी। इससे पहले गुरुग्राम में 28 जुलाई की शाम भी 3 घंटे बारिश हुई थी। 20 मिलीमीटर बारिश में सड़कों पर 4 फीट तक पानी जमा हो गया था। दिल्ली में बारिश की वजह से जाम पर अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने चुटकी ली। जॉन कैरी को सुबह दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा, जामा मस्जिद और गौरी शंकर मंदिर जाना था। बारिश की वजह से नहीं जा पाए। IIT दिल्ली में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उन्हें सुबह 9:30 बजे पहुंचना था, लेकिन 1 घंटे की देरी से पहुंचे। सैकड़ों छात्रों को ऑडिटोरियम में देखकर कैरी हैरान हुए और पूछा क्या वो नाव से यहाँ पहुँचे हैं। Thank you very much. You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or in amphibious vehicles of some kind, but I salute you. जॉन कैरी सोमवार को भी बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम में फंसे थे। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद कैरी को करीब 1 घंटे तक जाम में फंसना पड़ा। एयरपोर्ट से कैरी चाणक्यपुरी के होटल जा रहे थे, लेकिन सत्या मार्ग पर वो जाम में फंस गए। जॉन कैरी को जाम से निकालने के लिए सुरक्षा टीम के पसीने छूट गए। जॉन कैरी चौथी बार भारत आए हैं, लेकिन पहली बार उन्हें दिल्ली के ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। बारिश से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि करीब 1600 किलोमीटर दूर हैदराबाद भी बेहाल है। सुबह से हैदराबाद और आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में 3 से 4 फीट पानी जगह जगह जमा हो गया। हालात ये हो गए कि कई जगह कार पानी में डूबी नजर आई। कार को पानी से निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हैदराबाद के एक अपार्टमेंट की पार्किंग में कई फीट तक पानी भर गया। बारिश के बाद हुए हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों की मौत रामनाथपुर में दीवार गिरने से हुई, जबकि 4 लोगों की मौत भोकलपुर में हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों में 15 वर्षों में सबसे ज्यादा बारिश होगी। भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 1 घंटे देरी से दफ्तर आने की छूट दी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वो जरूरी ना होने पर घरों से बाहर ना निकलें। और खबर आपको दे दें, NIA को कश्मीर में अलगाववादियों के हवाला लिंक पर अहम दस्तावेज मिले हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि इन दस्तावेजों में बैंक ड्राफ्ट, चेक और बैंक खातों से जुड़े पेपर्स हैं। NIA ने हवाला लिंक को लेकर 3-4 लोगों से पूछताछ भी की है। आपको जानकारी दे दें कि कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच के लिए NIA की एक टीम पहले से ही कश्मीर में कैंप कर रही है। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी मनीष दे रहे हैं। मनीष, ये एक बड़ा लीड है NIA के लिए? देखिए, काफी अहम एक तरीके से कहा जाए तो जो जांच हो रही है उसमें कामयाबी मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए हर साल कश्मीर में पहुंच रहे हैं और हवाला के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। तो NIA की टीम वहां पे कश्मीर में कई दिनों से मौजूद है और अब उनको कई बैंक अकाउंट के बारे में पता चले हैं। कई ऐसे बैंक से चेक मिले हैं, बैंक ड्राफ्ट मिले हैं जिसमें बड़े अमाउंट दर्ज हैं और ये सारे अमाउंट अलगाववादियों तक अलग अलग चैनल के थ्रू पहुंच रहे थे। मतलब कई छोटे छोटे लोग वो अपने आप को दिखा रहे थे कि कहीं वो छोटी जगह काम करते हैं, वर्कर्स हैं, लेकिन दरअसल उनके जरिए वो पूरी की तरह काम कर रहे थे हवाला के। तो दिल्ली टीम जल्दी वापस आ रही है और इस मामले को लेकर के हो सकता है कुछ अलगाववादियों पर केस दर्ज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए।
गाजियाबाद के एक पब्लिक स्कूल ने 8वीं क्लास की छात्रा को सेशन के बीच में स्कूल से निकाल दिया। छात्रा के पिता ने स्कूल की बेतहाशा फीस बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 26 अगस्त को वसुंधरा के डीपीएस गाजियाबाद ने छात्रा को ट्रांसफर सर्टिफिकेट थमा दिया। इसके बावजूद 2 दिन बाद छात्रा पेरेंट्स के साथ स्कूल गई तो उसे क्लास में बैठने नहीं दिया गया। वो एक नोबल कॉज के लिए लड़ रहे थे। जो भी था मेरे फादर और मेरे स्कूल के बीच में था, उनको खुद सॉर्ट आउट करना था और मुझे बीच में नहीं लाना था उस चीज़ के। जो हमारे ऊपर केस किया है इसकी वजह से स्कूल की इमेज गिर गई है, हमें एडमिशन्स नहीं मिल पा रहे हैं, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। आप अपने बच्चे को निकाल लो, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे। आप आंदोलन वापस ले लो, आप एसोसिएशन छोड़ दो। छात्रा के पिता ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं। एसोसिएशन स्कूल की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाती है। स्कूल के खिलाफ छात्रा के पिता ने शिक्षा विभाग से शिकायत की थी। शिक्षा विभाग ने स्कूल को चिट्ठी जारी करके हिदायत दी थी कि छात्रा की पढ़ाई में रुकावट खड़ी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन असर नहीं हुआ। छात्रा के पिता ने गाजियाबाद के डीएम से भी शिकायत की, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्रा के पिता मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखकर मदद के लिए गुहार लगा चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी अपनी बेटी की मदद के लिए कैंपेन चला रहे हैं। कानपुर के अस्पताल में बच्चे की मौत पर जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। पीएम मोदी ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर के जिलाधिकारी से पूरे मामले पर रिपोर्ट देने को कहा है। डीएम आज शाम तक रिपोर्ट भेज सकते हैं। मंगलवार को जी न्यूज ने दिखाया था कि कैसे एक पिता अपने 12 साल के बेटे को कंधे पर उठाकर इलाज के लिए अस्पतालों में भटकता रहा। सुनील बुखार से तड़प रहे बेटे अंश को 3 अस्पतालों में ले गए पर इलाज नहीं मिला। इसके बाद वो हैलेट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें बाल रोग विभाग जाने को कहा। बेटे को बाल रोग विभाग तक ले जाने के लिए सुनील को स्ट्रेचर तक नहीं दिया गया। करीब 250 मीटर की दूरी तय कर वहां पहुंचने तक 12 साल का अंश दम तोड़ चुका था। किसी भी का बच्चा हो भैया, टाइम से इसको इलाज मिले, हम यही चाहते हैं। ये तो मेरा बच्चा था, हम तो संतोष कर लिए, पर आगे किसी बच्चे को ऐसा लापरवाही ना मिले। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अखिलेश सरकार भी हरकत में आई। सरकार ने कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। सीएम अखिलेश यादव ने कानपुर के डीएम को भी फटकार लगाई। अखिलेश यादव ने कानपुर के डीएम से मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। डीएम ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। हैलेट अस्पताल की पूरी जिम्मेदारी कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की होती है और इसीलिए उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की ज्यादती के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा है। जर्मनी से लेकर बलूचिस्तान के शहरों तक पाकिस्तान के मिलिट्री राज के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। जर्मनी के बर्लिन शहर में लोगों ने पाकिस्तान सेना का अत्याचार दिखाया। म्यूनिख में बलोचों ने अपने आंदोलन में साथ के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया जताया। बलूचिस्तान के आवारण में बड़ी तादाद में महिलाओं ने पाकिस्तानी हुकूमत का विरोध किया। हमारा मुल्क न पाकिस्तान कभी था न है, हमें जबरदस्ती इसके साथ मिलाया गया। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन बलूचिस्तान एंड इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान, ऑल दिस एरियाज there is nothing called human rights. The Pakistan has been using its brutal forces against the will of the people. पाकिस्तान के अलग देश बनने के समय से ही बलूचिस्तान आजादी की मांग कर रहा है। हाल के वर्षों में चीन के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बलूचिस्तान में विद्रोह और बढ़ा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सेना पर अत्याचार के आरोप लगाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में 20,000 से ज्यादा बलोच नागरिकों की हत्या पाकिस्तानी सेना ने की है। 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र किया था। सूत्रों के मुताबिक ऑल इंडिया रेडियो जल्द ही बलोच भाषा में रेडियो प्रसारण शुरू करेगा। सरकार ने इसकी मंजूरी दी है।